नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एसआईसीएलडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसआईसीएलडी एक्ट के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी और कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसका ड्यूरेशन, इन्फ्रिंजमेंट कब होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके बेसिस पे क्या पनिशमेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी थी। अब आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एसआईसीएलडी एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्या फीस है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा हमेशा की तरह जैसे ही इनका सबका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस रहता है, सेम वैसे ही इसका भी प्रोसेस रहता है। आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस फीस प्लस 3 सेट ऑफ लेआउट डिज़ाइन। जो भी आपका लेआउट डिज़ाइन है, इसके 3 सेट की आपको कॉपीज़ देनी होती हैं। ये जा करके आपको वहाँ पर सबमिट करनी होती है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो एग्जामिनर होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद इसको पब्लिश कर दिया जाता है, कहाँ पर, जर्नल पर, या फिर हम बोल सकते हैं जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। और ये कितने दिन में ये पब्लिश किया जाता है, ये विद इन 14 डेज़। ये भी आपको जानना ज़रूरी, विद इन 14 डेज़। अब सवाल आता है कि पब्लिश क्यों किया जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया है क्यों पब्लिश किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि ये तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ये तो पूरा पूरा सेम इन्होंने जो है दूसरा हमारा जो सर्किट है उसका कॉपी कर लिया है, लेआउट डिज़ाइन जो है एकदम कॉपी, एकदम हूबहू बना दिया है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे इसलिए जर्नल में या ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब सवाल आता है, जनरल में पब्लिश हो गया, इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए दोस्तों जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 3 मंथ्स का। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन इन्होंने रेज कर दिया। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद नोटिस दिया जाता है किसको, एप्लीकेंट को, जिसने अप्लाई किया उसको नोटिस दिया जाता है, उससे रिप्लाई मांगा जाता है, उससे जवाब मांगा जाता है। तो जब रिप्लाई मांगा जाता है तो क्या होता है कि उस केस की हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, बुलाया जाता है दोनों लोगों को, जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया उसने, और जो एप्लीकेंट है जिसका ऑलरेडी जिसने रजिस्टर किया है, उन दोनों लोगों को बुलाया जाता है। उनकी एग्जामिनर के सामने उनकी हियरिंग होती है, सुनवाई होती है। अब अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन किस बेसिस पे हो सकता है, अब ये भी एक सवाल आता है, ऑब्जेक्शन किस बेसिस पे हो सकता है। तो आपने लास्ट क्लास में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा हो, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि किस बेसिस पे आप रजिस्टर करा सकते हैं और किस बेसिस पे आप रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। तो जिस बेसिस पे आप रजिस्टर नहीं करा सकते हैं वही होते हैं ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब उन्हीं के बेसिस पे हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन आ गया, इसके बाद बुलाया जाता है, एप्लीकेंट को नोटिस दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, बताओ भैया कि आप अपना पक्ष रखो, और जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो अपना पक्ष रखेंगे। सुनवाई होती है एग्जामिनर के सामने। अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, और अगर सही नहीं पाया जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर आगे का फर्दर प्रोसेस होता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद और फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है एसआईसीएलडी का, जो कि 10 साल के लिए फिर फाइनली वैलिड होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब हमारे लिए ये प्रोसेस तो हमें सबको पता है कि ये कॉमन प्रोसेस रहता है, बट हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कौन सा फॉर्म किस जगह पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ एसआईसीएलडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फीस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म नंबर 1 दैट इज़ LD1। फॉर्म नंबर है LD1। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर LD1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन। अब यहीं पर हम आपको सेक्शंस भी बताते चलेंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आगे इसके बाद में हम रिवाइज भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको जो बताया था इसके बेसिस पे जो आपका ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन किस बेसिस पे आता है वो भी मैंने आपको बताया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसके बाद ऑब्जेक्शन होता है। तो ऑब्जेक्शन चलिए यहीं पर देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 आपका क्या कहता है, सेक्शन नंबर 7 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन, सेक्शन नंबर 7। और वो ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन मैंने आपको बता दिया, वो यहीं पर डिफाइन है सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है दोस्तों, सेक्शन नंबर 8 में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन। रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं,
यही सारी चीज़ अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन, कौन सा फॉर्म लगेगा, LD1, और इसका फीस कितना है 5000। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, LD1, LD2 और कभी कभी आपका LDA1 भी पूछ लिया जाता है। तो ये 2-3 फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ने तो आपको सारे हैं बट ये 3-4 ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन LD1, 5000 रुपये इसकी फीस है। नोटिस ऑफ अपोजिशन टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन, अपोजिशन को नोटिस देना होता है, उसके लिए फॉर्म होता है LD2। ठीक है, LD2 इसकी फीस है 500 रुपये। रिक्वेस्ट फॉर क्लरिकल एरर और फॉर अमेंडमेंट, कुछ आपको मॉडिफाई कराना है, कुछ एरर है उसको चेंजेस कराने, तो LD6 इसकी फीस है 300 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ लेआउट डिज़ाइन एजेंट, LDA1, लेआउट डिज़ाइन एजेंट के लिए रजिस्टर करना है तो LDA1 इसकी फीस है 2000 रुपीज़। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर टू रजिस्टर अ सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर ऑफ अ लेआउट डिज़ाइन अपॉन द सेम डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल, इसके लिए लगता है LD10। एप्लीकेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर मतलब कि रिकॉर्ड, अगर उसमें कुछ आपको रेक्टिफिकेशन मॉडिफाई करना है तो LD12। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एंट्री ऑफ अ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ अ लेआउट डिज़ाइन, रजिस्टर्ड यूजर है उसकी एंट्री अगर आपको कैंसिल करवानी तो उसके लिए LD15 लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। LD15 फीस है इसकी 1000 रुपीज़। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, उसकी फ़ीस दी गई है। ये सारे के सारे आपको पढ़ना जरूरी है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। ये मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना सारे हैं, कुछ भी छोड़ने नहीं। ठीक है, अब सवाल आता है जो जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम एक एक करके पूरा रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा सेक्शन पढ़ा था दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 2R। क्या डिफाइन है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। इसके बाद है आपका सेक्शन 2H, यहाँ पर क्या डिफाइन है दोस्तों, LD यानी कि लेआउट डिज़ाइन। क्या डिफाइन है, LD यानी कि लेआउट डिज़ाइन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है सेक्शन नंबर आपका 7, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेक्शन नंबर 5 भी देख लेते हैं और 6 भी। सेक्शन नंबर 5 में है रजिस्टर ऑफ लेआउट डिज़ाइन, मतलब कि इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 में है रजिस्ट्री ऑफ लेआउट डिज़ाइन। ठीक है, रजिस्टर और रजिस्ट्री में डिफरेंस होता है। रजिस्टर आपका मतलब कि रिकॉर्ड, रजिस्ट्री मतलब कहाँ पे रखने हैं वो रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 6 में डिफाइन है। सेक्शन नंबर 7 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेक्शन नंबर 7 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LD। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ LD। देखिए ये सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको वही वाले कवर कराता हूँ। बाकी जितना ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आपको पता होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर सेक्शन 8 के बाद आपका आता है सेक्शन नंबर 15, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। ये था आपका ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LD लेआउट डिज़ाइन। ठीक है, ड्यूरेशन ये टर्म बोलिए 10 ईयर्स का होता है। ठीक है, 10 ईयर्स का होता है, सेक्शन नंबर 15 में डिफाइन है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 16 में, सेक्शन नंबर 16 में आपका सेक्शन नंबर 16 में आपका दिया गया है आपका नो पनिशमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, मतलब किस बेसिस पे आपको इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 में क्या डिफाइन है, इन्फ्रिंजमेंट, किस बेसिस पे धोखाधड़ी हो सकती है या इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, और इसके बेसिस पे सज़ा जो है वो किस सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन नंबर 56 में, पनिशमेंट। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पे अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो किस बेसिस पे क्या क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन नंबर 56 में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन है राइट्स एसोसिएटेड विद ओनर। राइट्स मतलब कि क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, वो सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था और इसका फॉर्म था, पूरा हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, लेकिन आपको पढ़ने सारे हैं। तो ये सारे फॉर्म, इसकी फ़ीस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये सब कुछ हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर नहीं, बट एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि सेक्शन 8 इसमें क्या कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 56 क्या कहता है, सेक्शन 7 क्या कहता है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी भी चैप्टर को हम
स्किप नहीं कर रहे हैं, हम हर एक चैप्टर, चाहे वो भले छोटे से छोटा चैप्टर हो, बट हम आपको पूरा कवर करेंगे, जिससे क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड MCQs कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।